नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अरुण सिंह ने मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश भर में 4 उप यात्राएं जो हमारे सरदार पटेल की जन्मस्थली तक जाएगी, वो 4 ऐसी यात्राएं निकाली गई। उसी को लेके कार्यशाला थी। हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी टोली आए थे। उसी की रचना को बनाने के लिए ये ऐसे लॉस के संस्थान जो देश की इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक थे, वो कांग्रेस ने खड़ा किए। इसलिए मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी भारत था, जो आने वाले समय में तीसरी और फिर दूसरी पे जाएगा। कांग्रेस की नीतियों को ही भुगत रहा ये राष्ट्र है और इसे मजबूत करने का काम आत्मनिर्भर भारत अभियान है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एमपीडी कंपनी में भीषण आग लगी। बाणगंगा थाना के पीछे है केमिकल फैक्ट्री। जोरदार धमाके से मची भगदड़। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी तरह की नहीं हुई कोई जनहानि। लाखों रुपए का केमिकल जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। में भीषण लगी है, जहां पर बाणगंगा थाना के पीछे है केमिकल फैक्ट्री। जोरदार धमाके से भगदड़ मची। किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। गनीमत रही लाखों रुपए का केमिकल जलकर खाक हो गया। इंदौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाणगंगा थाना के पीछे केमिकल फैक्ट्री। जोरदार धमाके से भगदड़ मची। किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं। गनीमत रही कि कोई जनहानि की खबर नहीं। इंदौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपीडी कंपनी में भीषण आग, जिससे कि बाणगंगा थाना के पीछे केमिकल फैक्ट्री है। जोरदार धमाके से भगदड़ मच गई। किसी भी तरह की जनहानि नहीं। लाखों रुपए का केमिकल जलकर खाक। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। एमपीडी कंपनी में भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर लगातार दमकल विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश में जद्दोजहद करता हुआ, मशक्कत करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लाखों रुपए का केमिकल जलकर खाक हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में समाजजनों द्वारा समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद गुरुदेव उमेश नाथ महाराज मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत सहारनपुर विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल के मुख्य आतिथ्य में इंदिरा कॉलोनी से भव्य चल समारोह के रूप में हुई, जो तय मार्ग से होते हुए राठी मांगलिक परिसर पहुंचा। समारोह में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नीलेश वर्मा, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव भल्ला और वाल्मीकि समाज सेवा समिति के जिला अध्यक्ष रामलाल खटक के विशेष मौजूदगी में समाज के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अबेदुल्लागंज के समीप 801 अभिलेख 9 पर किसी अज्ञात ट्रेन से टकराकर एक पुरुष की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि मृतक की उम्र करीब 50 से 55 वर्ष बताई जा रही है और वह रेलवे स्टेशन के रेहटी ब्रिज के पास रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अबेदुल्लागंज अस्पताल में भेजा गया, जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की जांच थाना जेआरपी रानी कमलापति के प्रधान आरक्षक कमल सिंह रघुवंशी द्वारा की जा रही है। उधर धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम
कडोद कला में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर एक 45 साल की महिला संतोष की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला अनाज काटने के बाद इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कृषक मशीन में अनाज छानने का कार्य कर रही थी। अचानक मशीन की चपेट में आने से वह बुरी तरह से घायल हो गई। महिला हालत इतनी खराब थी कि इस जगह जगह से हड्डी टूटने के निशान और घाव के निशान महिला के शरीर पर देखे गए। डबल चौकी के सिवनी कांकड़ से के लापता युवक का शव 5 दिन बाद खंडवा जिले के ग्राम पामाखेड़ी गांव के एक कुएं से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को दीपक युवती से मिलने बस से पामाखेड़ी पहुंचा, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा। परिजनों ने दीपक की गुमशुदगी दर्ज की थी। सोमवार को अमन की लाश पामाखेड़ी के पास कुएं में हाथ पैर बंधी हुई मिली, जिसमें चोट के भी निशान थे। बताया जा रहा कि दीपक जब युवती से मिलने उसके घर पहुंचा तो युवती के 3 भाई उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। उसके भाई ने धमकी दी और बुलाया और दोनों ने मारा। रिकॉर्डिंग सुनो। मेरे भाई को न्याय चाहिए बस हमको, और हमारे पास रिकॉर्डिंग में सबूत है, सब कुछ है हमारे पास। हमने तो मार डाला तेरा भाई ने धमकी दी कि तू यहाँ हमारी बात सुन रहे हैं। वहाँ पे उनने पैसे ले चुके हैं वहाँ के थाने प्रभारी जी ने। सिवनी में लगभग 3 करोड़ हवाला लूट मामले में मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने सख्त कार्रवाई करते हुए सीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एफआईआर डकैती, अवैध रूप से रोकना, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र के तहत दर्ज की गई है। उधर तामिया जनपद परिषद में आने वाले छिपरा सोसाइटी संचालक को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित हरीश राय का झिरपा में श्री हरिनाम से वेयर हाउस है। वेयर हाउस में भंडारण को सुचारू रूप से चलने देने और ब्लैक लिस्ट में न डालने की एवज में आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल ने 59,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल को मंगलवार को रिश्वत के पैसों के साथ गिरफ्तार किया। राय पिता रमेश राय निवासी झिरपा हैं, जिनकी झिरपा में श्रीहरि नाम से वेयर हाउस है, संचालन करते हैं वेयर हाउस का वो। इनके से जो कि सहकारी समिति झिरपा के प्रभारी हैं मुनीम पटेल, उनके द्वारा वेयर हाउस को सुचारू रूप से चलाने और ब्लैक लिस्ट न करने के लिए 59,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसका सत्यापन करके आज मुनीम पटेल को तामिया जिला सहकारी बैंक में 59,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। अब मेरे को धमकी दी थी, वेयर हाउस ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तुम्हारे वेयर हाउस को चलाने नहीं देंगे, तो हमको पैसे दो या फिर अपना वेयर हाउस बंद करवा लो, अपने काम बंद कर दो। खरी जी, कहाँ पे है आपका वेयर हाउस? जी, मेरा वेयर हाउस झिरपा में है। झिरपा में। और ये वहीं के समिति प्रबंधक? जी, समिति प्रबंधक वहीं के हैं। और मैंने अनेकों ऐसे किसान हैं जो इनसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम ने मंगलवार को बड़वारा विकासखंड के ग्राम बसाड़ी में सहकारी समिति के सेल्समैन सुशील गुप्ता के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें कि मामले में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज की गई है। सूत्रों की माने तो जांच में पाया कि 1991 से अब तक सुशील गुप्ता की कुल आय करीब 19 लाख रुपए थी, जबकि उसकी संपत्ति 150 गुना अधिक पाई गई है। माना जा रहा है कि ये आय 300 गुना तक पहुंच सकती है।
सिवनी के जनजातीय कार्य विभाग में पैसों के लेन देन का एक गोरख धंधा सामने आया है, जिसमें साधक सिवनी स्थित एकीकृत पीएम श्री स्कूल में अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के नाम पर 60,000 रुपए लिए जाने का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में स्कूल की प्राचार्य रश्मि नामदेव के पति मुकेश नामदेव और पीड़ित रोहित जैन के बीच में पैसे लेन देन को लेकर जो बातचीत हो रही है, जिसमें यह भी कबूल किया गया है कि पैसे जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाए गए। पुराने अधिकारियों ने विभाग की छवि बचाने के लिए जांच में लीपापोती की गई, जबकि नए सहायक आयुक्त ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये ऑडियो 1 साल पुराना है और इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर जो भी सिद्ध होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उसमें तत्कालीन जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन सबके बयान लिए जाएंगे, विस्तृत जांच कराई जाएगी और जांच उपरांत जो भी स्थिति निर्मित होती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। को जो है कबूला गया है और जनजातीय कार्य विभाग में घोटाला का पूरा मामला है। स्कूल में भर्ती के नाम पर 60,000 की घूस, जिसमें विभागीय अधिकारियों तक पैसे पहुंचाए गए। तो विभागीय अधिकारियों तक पैसे पहुंचाए गए, जहां पर जनजातीय कार्य विभाग में घोटाले का ये पूरा मामला, जिसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उधर झाबुआ में सर्व हिंदू समाज ने कलेक्टर को जन सुनवाई में आवेदन देकर मांस विक्रेताओं के खिलाफ पुनः सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक होने पर प्रशासन ने औपचारिकता निभाई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। आवेदन में प्रशासन से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्यवाही करने की अपील की गई है, क्योंकि गौमांस का विक्रय लगातार जारी है, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस सुनवाई में हम दूसरी बार आए हैं। पहली बार जो कार्रवाई करी गई थी उससे समाज भी संतुष्ट नहीं था और कोई भी हर वर्ग, युवा वर्ग भी संतुष्ट नहीं था जिस तरीके की कार्रवाई की जानी थी। इसको लेकर आज हम जैन सुनवाई में आए थे। हमारा यही विषय था कि कार्रवाई एक ठोस हो। जो पिछले सीएमओ थे यहाँ के, उनके द्वारा जो लाइसेंस इशू करे गए थे उनके जाते जाते उनके ऊपर कार्रवाई हो, चेकिंग हो फूड विभाग में कि किस नियम अनुसार ये लाइसेंस प्रोवाइड किए गए हैं। और आज भी आप देखेंगे उस कार्रवाई के बाद भी आज वहाँ पर मांस विक्रय हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, एकदम निडरता से हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं समाज को भी एक, हिंदू समाज को भी एक चुनौती देता है कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, ये सिस्टम हमारे हिसाब से चलता है। इसी को लेकर आज जन सुनवाई में आए थे हम। पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी उससे पहले सारी जो दुकानें थी वो बंद हो गई थी, किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है, कुछ ना कुछ पुलिस को ले लेते हैं, प्रशासन को ले लेते हैं, कुछ निचले स्तर के जो अधिकारी रहते हैं उनका शायद कुछ टाइप है या कुछ लेन देन चलता होगा, जिस कारण हमको भी हमारे सोर्स से पता चला है कि हमको पहले से जानकारी मिल गई थी। उनको मतलब जिनके मांस मटन की दुकान थी उनको जानकारी मिल गई थी और उन्होंने वहां से सारा मांस हटा लिया था। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। नमस्कार। भाषा और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव क्या कभी खत्म होगा? कभी मराठी के नाम पर, कभी तमिल या तेलुगु के नाम पर, कभी कश्मीरी तो कभी नॉर्थ ईस्ट के नाम पर। आखिर कब तक लोग एक दूसरे से अलग समझे जाते रहेंगे? भारत जैसे विविधताओं वाले देश में
भाषा जोड़ने का जरिया होनी चाहिए, तोड़ने का नहीं। ऐसी ये घटना ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम अपने ही देश में सुरक्षित हैं। घटना बेंगलुरु की है। 2 अक्टूबर की शाम को एक नॉर्थ ईस्ट की महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने बताया कि एक उबर ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ बदसलूकी की। महिला का आरोप है कि ड्राइवर ने उससे कन्नड़ में बात करने की जिद की, हिंदी बोलने से इनकार कर दिया और झगड़े के दौरान गाली गलौज के साथ मारपीट की कोशिश भी की। वो ड्राइवर उसे इसलिए अपमानित कर रहा था क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि ड्राइवर ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। इस घटना ने न सिर्फ भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव पर सवाल उठाए हैं बल्कि महिला सुरक्षा पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उबर ने घटना पर माफी मांगी है और बेंगलुरु पुलिस ने महिला से पूरी जानकारी मांगी है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। जब तक देश में हम अपने और पराये की दीवारें नहीं गिराएंगे तब तक न भाषा सुरक्षित होगी न महिलाएं। ऐसे में जरूरत है कि कंपनियां और प्रशासन दोनों ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि कोई भी महिला किसी भी भाषा में किसी भी शहर में डर के बिना सफर कर सके। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर प्रशासन पर खनिज माफियाओं के साथ मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं और बता दें कि उछाड़ जिला दतिया में हाल ही में मर्चेंट नेवी के एक होनहार युवा ने खनिज माफियाओं के अवैध उत्खनन के कारण अपनी जान दे दी है। इस घटना के बाद जो है खनिज माफिया के अवैध उत्खनन के कारण हो रही इस तरह की घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्वालियर जिले के गजापुर रेत घाट जो डबरा तहसील के अंतर्गत आता है अवैध उत्खनन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। माफिया के कारण यहां बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं जो स्थानीय युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आरोप है कि ये माफिया प्रशासन के उच्च अधिकारियों को हर महीने पैसे देकर उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं जिससे प्रशासन और शासन दोनों ही इस गंभीर मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं। गजापुर रेत घाट बना उत्खनन का केंद्र। किस तरीके से जो है शासन प्रशासन की नाक के नीचे जो है ये उत्खनन का खेल चल रहा है उसे अंदाजा साफ तौर पर आप इन गड्ढों से लगा सकते हैं कि गजापुर रेत घाट किस तरीके से उत्खनन का केंद्र बन चुका है। माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर रेत की चोरी की जा रही है और इस पर शासन प्रशासन पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। इन दिनों गंजबासौदा के लेकर जो है गंजबासौदा की सड़कों पर ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य मार्गों पर बीच रोड पर मवेशियों का जमघट दिखाई देता है। यह जमघट केवल ऋतु के मौसम में थोड़ा कम होता है क्योंकि वर्षा के कारण यह पशु इधर उधर छिप जाते हैं अथवा उनके मालिक इन्हें घरों में बांध लेते हैं। बाकी के पूरे समय पर यह पशु जिन्हें आवारा पशु कहा जाता है आवागमन में बाधक बनते हैं। समाजसेवी संस्थाओं ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर जो भी पशु और कुत्ते आवारा घूमते दिखाई दें उनको कांजी हाउस भेजकर अथवा गौशाला भेजकर उन्हें मालिकों से भारी राशि के रूप में जुर्माने के रूप में वसूल किए जाए ताकि इस प्रकार की जानवरों की ओर और आवारा कुत्तों के बीच सड़क पर भीड़ कुछ कम हो सके और आम नागरिक दुर्घटनाओं का शिकार होने से बच सके। पशुओं का जमावड़ा उदयपुर में देखिए सारे पशु। उधर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने गोबर से बने स्वदेशी दीयों की बिक्री शुरू होने पर इन दीयों को खरीद कर इस पहल का समर्थन किया है। इंदौर प्रशासन ने पर्यावरण अनुकूल इन दीयों को
बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। बता दें कि आकर्षक पैकेजिंग में उपलब्ध ये दिए न केवल जलने के बाद खाद के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। कलेक्टर वर्मा द्वारा इन दियों को खरीदने से इस पहल को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें अन्य लोग भी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दियों को खरीदकर समर्थन किया पहल का और इंदौर कलेक्टर ने दियों का समर्थन किया है। ये दिए खासतौर पर गोबर से निर्मित हैं, जिससे स्वदेशी दियों का बाजार में आगमन हुआ। इंदौर कलेक्टर ने दियों का समर्थन किया है और दियों को खरीदकर पहल का भी समर्थन किया है। ये पहल की गई है, इसमें गोबर से बने हुए जो गोबर हमारे जो गौशालाओं से निकलता है, गौ माता का गोबर, उससे हम लोग दिए बना रहे हैं और उन्हीं दियों को बनाकर हम लोग उसको सेल भी कर रहे हैं। ऐसे एक कलेक्ट्रेट में काउंटर आज प्रारंभ किया गया है और साथ ही साथ जो हमारे उचित मूल्य की दुकानों में जो पोषण केंद्र है, ऐसे 30 स्थान है पूरे शहर में, वहां से भी किया जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हाट बाजार या अन्य स्थानों में भी जहां पर हमको उचित स्थान मिलेगा वहां से भी इनका वितरण करेंगे हम लोग और इसको सेल किया जा रहा है। और आज यहाँ भी शुरू हुआ है और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी सभी लोगों को संदेश जाए और हम अपनी दिवाली में इन गोबर से बनी दियों का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही वो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा होगा। उधर सेंट एंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र अगत्या गुप्ता ने नर्मदापुरम में आयोजित राज्य स्तरीय सुगम संगीत एक